हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीटेट पेपर 2 का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमारा एसएसटी का पेपर जो है सीटेट का है और अभी जो जनवरी में 2023 में पेपर हुए थे उसी का ये पेपर है जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, दूसरा तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, तीसरा तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग, चौथा है तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती हुई विशालकाय तरंगे या तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। तो हमारा आंसर होगा इसका सेकंड। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। क्यों? क्योंकि समुद्री भूकंप एक ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे के भूस्खलन से समुद्र के पानी की बड़ी मात्रा स्थानांतरित होती है जो सुनामी नामक एक विशालकाय ज्वारी लहरें बनाती है। तो इस वजह से हमारा आंसर सेकंड होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? इसका ऑप्शन है स्थलमंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में या जयमंडल में। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर हमारा होगा 4 जयमंडल। जयमंडल होगा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्रों में मौजूद हैं जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर जयमंडल होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? पहला ब्रह्मपुत्र, दूसरा गंगा, सिंधु या यमुना। इन चार ऑप्शन में से क्या होगा जो भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर गुजरती है? मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड, सिंधु। सिंधु नदी जो है वो होकर गुजरती है। इसका सिंधु नदी इसलिए भी है कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है और लद्दाख महान हिमालय में जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में स्थित है और कई नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। इसलिए ऑप्शन हमारा सिंधु होगा। अगला क्वेश्चन, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये मिलान वाला क्वेश्चन है। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये मिलान वाला क्वेश्चन है यानी मैचिंग क्वेश्चन है। तो इसमें से राइट ऑप्शन को राइट से मिलाना है। तो ये हमारा राज्य दिया हुआ है और ये परमाणु ऊर्जा केंद्र दिए हुए हैं। तो बताना है कि कौन से राज्य में कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित हैं। तो हम इसे देखते हैं। पहला है तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा कर्नाटक। अब हमें बताना है कि कौन से राज्य में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो पहले देखते हैं तमिलनाडु।
तमिलनाडु का होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड। और इसमें ए का होगा सेकेंड, इसको ए का होगा सेकेंड, और बी का होगा तमिलनाडु का होगा कलपक्कम, महाराष्ट्र का होगा तारापुर, और उत्तर प्रदेश का होगा नरोरा, और कर्नाटक का है कैंगा। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र इन राज्यों में स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं और उन नामों को जो नीचे चीज़ें ये लिखी हुई हैं निम्नलिखित उनमें से कौन सा किससे संबंधित है ये देखना है। तो ये जो नाम है मिल्पा, लदांग, रोका और चिरू, ये जो नाम दिए हुए हैं ये किन से संबंधित हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, विलुप्त प्रजातियां। दूसरा स्थानांतरी कृषि और चावल धान का प्रकार है। या तीसरा विलुप्त प्रजातियां हैं या चावल धान का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है हमारा राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां। और स्थानांतरी कृषि और विलुप्त प्रजातियां। और इसमें ये जो है ये झूम खेती के नाम से भी प्रचलित है। और काटो और जलाओ एक तरह से कृषि दहन जो होता है, स्थानांतरण कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और इसे मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लडांग कहा जाता है। और चीरू या तिब्बती मृग एक लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, इसलिए हमारा आंसर पहला होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया। तो इसमें नाम है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें थर्ड, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अनेकता में एकता मुहावरे का जो है वो प्रयोग किया था। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता। ऑप्शन है बैंकिंग, संचार, पुलिस या मुद्रा। तो हमारा राइट आंसर होगा पुलिस। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो पुलिस जो है उस विषय पर कानून नहीं बना सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं। भारत की सरकार जो है वो 3 स्तरों पे काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा शक्तियों का बंटवारा, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संघवाद या जिम्मेदार सरकार। तो हमारा राइट आंसर होगा संघवाद। भारत सरकार जो 3 स्तरों पे काम करती है
इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में संघवाद कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, संघवाद। और संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्टियों की सूची के अनुसार संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है। केंद्र सरकार पुलिस पर कानून नहीं बना सकती क्योंकि यह राज्य का विषय है। तो ये हो गया हमारा। और ये जो संघवाद है इसका है कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इसे शक्तियों के पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। तो इस वजह से इसे संघवाद के अंतर्गत इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिनमें, दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिनमें बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते हैं, व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है, चौथा, सरकार बुनकरों की सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा दादन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड। दादन व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक नोट्स बनाकर उसमें ये सब पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि दादन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर इसका हो गया दादन व्यवस्था का थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं। पहला, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना, अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना, सभी विभिन्नताएं जीवन में अत्यावश्यक हैं यह समझना, और संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों को आत्मसात करवाना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, फोर आंसर इसका होगा। समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों को आत्मसात करवाना। नेक्स्ट, तो समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं, पहला हो जाएगा डी, संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों को आत्मसात करना। साथ ही ए होगा अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना, और होगा बी, अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि घर के काम पर चर्चा ना की जाए, सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए, या लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं इसका वर्णन किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा 4। शिक्षिका से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वह लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं इस पर वर्णन किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इनमें से उन विकल्पों का चयन करना है जो यह दिखाता है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के साथ। तो हमारा ऑप्शन है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा, बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तीसरा, प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं। या बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जिसमें ए, सी और डी। ए, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा बच्चों में जो सोचने की क्षमता है, उनकी जो संकल्पनाएं हैं, उनको स्पष्टता प्रदान करते हैं। और जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह कभी भी बच्चों के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि उनकी बुद्धि कम है तो इसलिए उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन है संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजनाएं देना, सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना, कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक, कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें ए, बी और डी। ए, संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजनाएं देना। दूसरा, सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना। और डी, कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारी सीरीज़ चलती रहेगी और सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके पहले तक हम कुछ क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे हम अटेम्प्ट करें और इस तरीके से हमारी जो क्वेश्चन की जो अटेम्प्ट करने की जो एक क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रहे। थैंक यू।